12 मई 2007 की रात को 2 बजे मैगी नाम की लड़की अपने कमरे में एक झटके के साथ उसकी नींद खुली क्योंकि उसके साइड वाले कमरे में से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जैसे उसकी नींद खुली उसने नोटिस किया कि ना सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही है बल्कि कोई बहुत गंदे तरीके से अंदर लड़ भी रहा है, आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। सो मैगी ने एक बहुत गहरी सांस ली, वो अपने बेड से उतरी, चप्पल डाली, अपने कमरे का दरवाजा खोला और मेन हॉलवे में गई। और इसके कुछ ही देर बाद पुलिस वालों की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी थी। ये पूरी स्टोरी ऐसी आपको लगेगी जैसे सब कुछ आपके सामने है और आपको समझ आ रहा है, बट आप गलत होंगे। और इसके पीछे का मोटिव जो आज तक की मेरे सारी वीडियोस का बिल्कुल एक अजीब सा मोटिव है, क्योंकि आप भी कहेंगे कि ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट उससे पहले होली आ रही है और इस होली पर आप जब भी सबसे पहला पानी वाला गुब्बारा भरें तो लाइक बटन को कहें कि इसके अंदर मैंने पक्का रंग नहीं डाला, बट चुपके से उसके अंदर पक्का रंग डाल के उसकी गांठ मार के तुरंत लाइक बटन के सिर के ऊपर देकर मारें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बने हुए लैनकास्टर नाम के इस छोटे से इलाके में जाना पड़ेगा। दिन था 11 मई 2007 का और यहीं पर रहा करता था 16 साल का केविन हेन्स नाम का ये लड़का, जो कि अपने स्कूल से उस दोपहर को बाहर निकला और अपनी बस में बैठा और वो बस सीधा उसको अब अपने घर पर लेकर जाने वाली थी। केविन की स्कूल बस ने उसे घर पर ड्रॉप किया। केविन अंदर गया और उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन 20 साल की मैगी, वो भी अपने कॉलेज से, जो कि दूसरे शहर में था और वो वहीं पर रहा करती थी, बट उस दिन वो भी आई हुई है वीकेंड स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। सो घर में सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड। केविन और मैगी के पिता ने रात के टाइम पर स्पेशल खाना बनाने का डिसाइड किया था। पूरे परिवार के लिए उनके पिता ही खाना बनाने वाले थे। केविन ने घर पर पहुंचते ही अपने माता पिता को बताया कि उनका स्कूल उनको जर्मनी एक स्कूल ट्रिप के ऊपर लेकर जाने वाला है। अब असल में पेंसिल्वेनिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोकल लोग रहते हैं, उनके जो पूर्वज थे वो जर्मनी से ही यहाँ पर आकर शिफ्ट हुए थे। सो यहाँ पर रहने वाली अधिकतर फैमिलीज का ये बहुत बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार तो कम से कम जर्मनी घूम कर आए, अपने एंसेस्टर्स के इलाके को जाकर देखें। और जैसे ही केविन को पता चला कि उनका स्कूल उन्हें जर्मनी लेकर जाने वाला है, उसने तुरंत अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड एलेक के साथ जाने के लिए हाँ कर दी कि हाँ हम दोनों चलेंगे और वहां पर जाकर घूम कर आएंगे स्कूल वालों के साथ। सो ये दोनों लड़के अब जाने वाले थे और केविन ने आकर घर पर भी बता दिया कि माँ पापा, मेरा स्कूल मुझे जर्मनी लेकर जा रहा है और मैं वहां पर घूमने जाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक के साथ। केविन किचन में गया, वहां फ्रिज से कुछ स्नैक्स वगैरह निकाल कर खाने लगा और तभी उसकी बड़ी बहन मैगी ने आकर केविन को कहा कि मदर्स डे आने वाला है और हमें हमारी माँ के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह लेकर आने पास ही के स्टोर से। तुरंत केविन ने अपना वो स्नैक वहीं पर रखा, मैगी को कहा चलो अभी चलते हैं। मैगी ने अपनी गाड़ी उठाई और ये दोनों बैठकर एक पास ही के स्टोर में गए। रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगे कि हमारी फैमिली कितनी बोरिंग है, कुछ भी एक्साइटमेंट हमारी फैमिली के अंदर नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडवेंचर वो नहीं करते, ना ही कहीं बाहर ज्यादा घूमने जाते हैं, ना ही कभी यहाँ घर में रहते हुए कुछ खास करते हैं वो लोग हमारे लिए। असल में इन दोनों के पिता टॉम हेन्स वो यहीं के एक इंडस्ट्रियल सप्लाई स्टोर में मैनेजर के पद के ऊपर अपनी नौकरी कर रहे थे और उन्हीं से उनका घर भी चल रहा था। बट इस नौकरी के बीच में उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने फैमिली के साथ कुछ खास टाइम स्पेंड कर सके या फिर उनको कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जा सके। जबकि इन दोनों की मां लीजा हेन्स वो यहीं के एक चर्च स्कूल के अंदर नर्सरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम कर रही थी। सो माता पिता दोनों वर्किंग और ये बच्चे केविन और मैगी ये दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। कुछ भी खास इस फैमिली के अंदर नहीं हो रहा था। शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। केविन और मैगी ये दोनों घर पर वापस आ चुके थे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह लेकर और तभी इनके घर का मेन दरवाजा खुला। टॉम हेन्स जो कि पास ही के ग्रोसरी स्टोर से शाम के खाने के लिए कुछ सामान वगैरह लेने गए थे। सो बहुत सारा सामान लेकर वो भी किचन में गए और जल्दी ही उन्होंने रात के डिनर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। सभी लोगों ने मिलकर रात का डिनर किया और रात को 9 बजे के आसपास टॉम हेन्स जो कि आते आते ग्रोसरी स्टोर से, उस टाइम पर आपको पता होगा वो मूवी की कैसेट्स वगैरह चला करती थी 2007 में और यहाँ अमेरिका में उस टाइम पर ये कैसेट्स रेंट पर मिला करती थी। सो टॉम हेन्स ग्रोसरी स्टोर से आते आते कुछ मूवी की कैसेट्स वगैरह रेंट पर लेकर आए थे। पूरे परिवार ने 9 बजे वो कैसेट लगाकर कुछ मूवीज वगैरह देखी, बट केविन को उस टाइम पर नींद आ रही थी। सो वो बीच मूवी में ही खड़ा हुआ और अपने कमरे के अंदर जाकर आराम से सो चुका था। अब बाकी बचे हुए 3 मैगी, टॉम और लीजा, इन तीनों ने मिलकर मूवी देखी और रात के 11 बजे के आसपास मूवी खत्म भी हो चुकी थी। सो ये तीनों, मैगी अपने कमरे में जा चुकी थी और टॉम और लीजा अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। अभी मैगी को सोए हुए कुछ घंटे ही बीते थे और रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास 12 मई का दिन आ चुका था, शुरू हो चुका था 12 मई का दिन। और रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास मैगी की नींद एक झटके में खुली। वो तुरंत अपने बेड के ऊपर बैठी और सुनने लगी कि अभी अभी उसने क्या आवाज सुनी। उसको लग रहा था कि ये
आवाज उसने शायद नींद में सुनी है, बट वो आवाज दोबारा से आई और ये आवाज किसी के बहुत जोर से गला फाड़ कर चिल्लाने की आवाज थी। और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके बराबर वाले कमरे में जिसके अंदर उसका भाई सोया हुआ था उस कमरे से आ रही थी। कुछ सेकंड्स तक वो चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद अब वो आवाज ना सिर्फ चिल्लाने की आ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दो बड़े आदमी आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि सामान वो एक दूसरे के ऊपर उठा उठाकर मार मार कर फेंक रहे थे। उनके सामान टूटने की आवाज मैगी सुन रही थी। मैगी ने साइड टेबल से अपना चश्मा उठाया, चश्मा पहनकर अपनी चप्पल ढूंढी, चप्पल पहनकर उसने अपने कमरे के दरवाजे को खोला, कमरे के बाहर निकली हॉलवे में और उसने देखा साइड वाले कमरे में कि उसके भाई केविन का दरवाजा खुला हुआ है और उसी के अंदर से आवाज आ रही है। मैगी इतनी ज्यादा डर चुकी थी, वो वापस अपने कमरे में आई, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और वापस अपने बेड के ऊपर बैठकर सोचने लगी कि क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर, आखिर ये आवाजें ऐसी क्यों आ रही हैं, अंदर कौन है जो केविन के साथ लड़ रहा है, क्या हमारे घर के अंदर कोई चोर घुस गया है और उसी के साथ केविन लड़ रहा है, अगर हाँ तो केविन को कैसे बचाया जाए, और केविन को छोड़ो अगर वो चोर मेरे कमरे में आ गया तो मैं उसके साथ क्या करूंगी, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। मैगी समझ चुकी थी कि यहाँ पर बैठकर वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, कुछ मदद लेकर आनी पड़ेगी। सो दोबारा से मैगी ने अपनी चप्पल पहनी, दोबारा से बहुत हल्के हाथों से अपने कमरे का दरवाजा खोला। अब घर से बाहर निकलने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना वो जाकर अपने माता पिता को जगाए। सो वो घूमकर हॉलवे में बहुत दबे पैरों के अंदर अपने माता पिता के कमरे में गई और जैसे वो कमरे के अंदर घुसी, अंदर नाइट लैम्प जल रहा था और उसके पिता आराम से सोए हुए थे, जबकि उसकी माँ यानी कि लीजा हेन्स वो बेड के साइड में बैठी हुई थी। और जैसे ही लीजा ने अपनी बेटी मैगी को अपने कमरे में आते हुए देखा, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, मैगी को देखा और मैगी को बहुत दबी हुई आवाज में कहा कि जाओ बाहर मदद लेकर आओ। लीजा अंदर का हाल देखकर समझ चुकी थी कि यहाँ बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है। असल में इन चारों लोगों का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ था। सो मैगी तुरंत भागकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई, घर का मेन दरवाजा खोला, घर से बाहर निकली, एक के बाद एक पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी, अंटिल एक महिला ने अपना फाइनली दरवाजा खोला मैगी की चिल्लाहट सुनकर। और मैगी ने सारा कुछ मामला उस महिला को बताया कि पता नहीं कौन एक आदमी हमारे घर में घुस गया है और वो मेरे भाई के साथ लड़ रहा है। मैं भागते भागते अपनी माँ बाप के कमरे में गई और मेरी माँ ने कहा कि जाओ मदद लेकर आओ प्लीज, या तो मेरे साथ चलिएगा, वहां पर देखिएगा क्या हो रहा है, या फिर आप प्लीज पुलिस वालों को कॉल कर दीजिएगा। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की एक गाड़ी चाँव चाँव करते हुए सीधा इसी पड़ोसी के घर पर पहुंची जहां से कॉल किया गया था। और मैगी और वो पड़ोसन साथ में खड़ी होकर पुलिस वालों का ही वेट कर रही थी। पुलिस वाले जैसे ही गाड़ी से उतरे, मैगी सीधा भागकर उनके पास गई और सारा मामला बताया कि मुझे नहीं पता हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, आप प्लीज जाकर वहां देखिएगा। पुलिस वालों ने बहुत संभल कर मैगी के घर के अंदर कदम रखा, क्योंकि नीचे खूब अंधेरा और ऊपर भी कुछ खास रोशनी वगैरह नहीं, किसी भी कमरे की लाइट नहीं चल रही। सो सभी पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी टॉर्च निकाली, एक हाथ में अपनी बंदूक भी निकाली, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो भी हमला करने वाला है वो शायद अभी भी अंदर ही है। सो दोनों हाथों में दोनों सामान लेकर घर के अंदर नीचे वाले इलाके को क्लियर करते हुए ये सारे पुलिस ऑफिसर इस सीढ़ियों के थ्रू अब ऊपर जाने वाले थे। सो जैसे ही पहले पुलिस ऑफिसर ने सीढ़ियों पर कदम रखा, टॉर्च सीढ़ियों के अंदर करी, तो उनको बहुत सारा खून ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। सो उसे बच से बचाते ये लोग सभी सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और सीढ़ियां खत्म होते ही जस्ट बराबर में सबसे पहला कमरा था केविन हेन्स का, मैगी के छोटे भाई का। सो जैसे ही सारे पुलिस वाले उस कमरे के अंदर घुसे तो नीचे फर्श के ऊपर उल्टी पोजीशन में केविन हेन्स पड़ा हुआ था। उसकी पूरी टी शर्ट खून से भरी हुई थी, उसकी पूरी पैंट्स खून से भरी हुई थी, उसके शरीर से खून बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत जाकर केविन हेन्स को संभाला, उम्मीद कर रहे थे कि वो अभी भी जिंदा हो, बट केविन हेन्स उस टाइम तक अपना दम तोड़ चुका था। बट जैसे ही पुलिस वालों ने उसको सीधा किया, उसके शरीर को सीधा किया, तो वो सभी हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ केविन हेन्स के पीछे कमर में बहुत सारे चाकू मारे गए थे, बल्कि उसका आधा गला था ही नहीं, यहाँ से गायब था। इतने भयंकर तरीके से चाकू मारे गए थे कि गले की ऊपरी आधी से ज्यादा स्किन कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखरी हुई थी और वहीं से सारा खून बाहर निकल रहा था। इनफैक्ट उसके सारे के सारे चेहरे को स्लाइस किया गया था, अलग अलग तरीके से चाकू मारकर पूरे चेहरे को छलनी बनाया गया था। वहां से निकलकर पुलिस वाले दूसरे कमरे में गए, यानी कि लीजा और टॉम हेन्स के कमरे के अंदर, और वहां जाकर जब उसकी लाइट ऑन करी तो सबसे पहले बेड के ऊपर उनको टॉम हेन्स दिखे, जिन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और उनकी आंख खुली ऊपर की तरफ वो देख रहे थे। सो पुलिस वालों ने जाकर उन्हें हिलाया, उनसे बात करने की कोशिश करी, बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जैसे ही पुलिस वालों ने कंबल हटाया उनके ऊपर जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था, वो कंबल नीचे से सारा खून से सना हुआ था। जी हाँ, टॉम हेन्स जिनकी छाती के ऊपर बहुत सारे वार किए गए थे और जिस टाइम पर उनकी मौत हुई थी वो उस टाइम पर इतने ज़्यादा शॉक में थे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसी हालत में उन्होंने दम तोड़ दिया।
पूरा बेड उनका खून से भरा हुआ था और जैसे वो कंबल पूरा हटाया, टॉम के ही साइड में उनकी पत्नी लीजा हेन्स फीटल पोजीशन में, मतलब कि हाथ उन्होंने इस तरीके से कर्ल अप किए हुए थे और उनके भी छाती के अंदर बहुत सारे चाकू मारे गए थे। मतलब टॉम हेन्स और लीजा हेन्स दोनों की लाशें उनके ही बेड के ऊपर पड़ी थी। 3 लाशें फिलहाल पुलिस वालों को मिल चुकी थी, टॉम हेन्स, लीजा हेन्स और केविन हेन्स की। तुरंत पुलिस वालों ने पूरे घर को सील किया, उसको एक क्राइम स्पॉट में बदला और अंदर से सारे सबूत उठाने लगे। इनफैक्ट घर की एकमात्र सर्वाइवर मैगी हेन्स, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया क्योंकि अब यही मैगी थी जो सब कुछ पुलिस वालों को बता सकती थी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। सरप्राइजिंगली मैगी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड थी। जब पुलिस वाले उससे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, तब मैगी बहुत ज्यादा बातूनी, वो सब कुछ खुलकर बता रही थी। उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था जैसे उसने अपनी पूरी फैमिली को खोया हो। इनफैक्ट वो इतनी ज्यादा रिलैक्स थी कि पुलिस वालों के सवालों के जवाब देते हुए वो अपने बालों को सेट कर रही थी, अपनी ड्रेस को चेक कर रही थी कि क्या उसने ठीक कपड़े पहने या नहीं पहने, अपने जूतों को ठीक कर रही थी, उनके लेसेस वगैरह बांध रही थी। पुलिस वालों को भी शक हुआ कि कोई इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड कैसे हो सकती है जबकि उसकी पूरी फैमिली एकदम से खत्म हो चुकी है। सो पुलिस वालों ने उसे एक लैपटॉप दिया और कहा कि तुमने जो जो कुछ देखा या फिर तुम्हारा जो पूरी रात का प्लान था, जो जो कुछ तुमने पिछले दिन किया, वो सारा कुछ टाइप करो। सो मैगी ने बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ टाइप करना शुरू किया और उसने इन डिटेल सब कुछ लिखा उसके अंदर पुलिस वालों के सामने कि क्या क्या पिछले दिन हुआ और कैसे वो उन्होंने रात को खाना खाया, कैसे बाद में मूवी वगैरह देखी और वो बाद में सोने चले गए। और लास्ट में उसने बस यही लाइन लिखी कि आगे जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। पुलिस वालों को भी थोड़ा बहुत शक हुआ कि कोई भी व्यक्ति इतनी डिटेल के अंदर कभी कुछ नहीं बताता। अगर वो इतनी डिटेल बता रहा है मतलब जरूर वो पुलिस वालों के सामने कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात, उसको कॉलेज से घर आए हुए सिर्फ 2 ही दिन बीते थे और उसी के बीच में कांड हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा मैगी के घर के अंदर उसके सोते हुए इतना कुछ हो गया और मैगी ने बस यही सुना कि उसके भाई की चीखें निकल रही हैं और उसके बाद उसने ना कुछ देखा, ना ही किसी को आते जाते देखा। उसके 3 फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हुआ उसने वो भी नहीं देखा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये पूरा कांड उस टाइम पर पूरे अमेरिका की मीडिया के अंदर अपनी हेडलाइंस बना रहा था क्योंकि ये छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा लैनकास्टर, इसके अंदर एक रूल था और वो रूल ये कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों को रात को बंद करके नहीं सोते क्योंकि यहाँ सबको एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कि कोई गलत कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ क्राइम होना बहुत बहुत ज्यादा रेयर बात थी, इसीलिए ये चीज सबको बहुत ज्यादा हिट कर रही थी कि यहाँ ऐसा कुछ कैसे हो गया। बट अब इस छोटे से शहर के अंदर ये डर बैठ चुका था कि जो भी यहाँ इसका किलर है या फिर किलर्स हैं वो अभी खुले घूम रहे हैं। न्यूज वालों के साथ साथ पुलिस वालों को भी कॉल आने लगे सेम डे से ही, जिस दिन ये कांड हुआ था उसी दिन सेम डे से ही बहुत सारे कॉल्स आए जिसके अंदर अलग अलग लोग क्लेम कर रहे थे कि हमने शायद रात के टाइम पर इनके घर के आसपास कुछ अजीब चीज देखी थी, जैसे कि 2 लोग एक बड़ी सी वैन के अंदर यहाँ पर आए थे और इस घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, या फिर एक और काले रंग की वैन के अंदर एक महिला इस घर के आसपास घूम रही थी जिसको हमने रात को स्पॉट किया था। बट कोई भी यहाँ ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी पुलिस वालों के पास कि यहाँ इनका किलर कौन हो सकता है। पुलिस वालों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि पुलिस वालों ने अपने डिपार्टमेंट का सबसे होनहार स्निफर डॉग उसको इस घर के अंदर स्मेल लेने को कहा और जब बाद में वो कुत्ता सारे घर को सूंघ कर घर से बाहर निकला तो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे भागने लगे, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे पुलिस वाले, और भागते भागते वो कुत्ता एक बर्गर रेस्टोरेंट पर जा पहुंचा और सिंपली उस कुत्ते को उस टाइम पर बर्गर खाना था। ऐसे मोमेंट पर बर्गर खाना टेस्टी तो होता है बाकी। खैर डॉक्टर्स ने बताया पुलिस वालों को कि सबसे पहले माता और पिता के ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद में केविन के ऊपर अटैक किया गया और केविन को मारने के बाद ये किलर उसके जूते उसके खून के अंदर सन गए होंगे और उसी के जूते के फुटप्रिंट्स ये पूरे घर के अंदर सीढ़ियां उतरते हुए और बाहर भागते हुए चारों तरफ छपे हुए थे। पुलिस वालों के माइंड में आइडिया था कि अगर हम किसी तरीके से इस जूते वाले आदमी को ढूंढ लें तो हम किलर को ढूंढ लेंगे। हमें बस ये करना है कि जो फुटप्रिंट्स हैं ये जूते किसके थे, किसने पहने थे, इनके सर्कल में ऐसा कौन है जो ये जूते यूज करता है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है। इनफैक्ट पुलिस वालों के सामने एक और चौंकाने वाली बात आई और वो ये कि नीचे वाले फ्लोर पर जो बाथरूम बना हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारा खून पड़ा था और सारों का मिक्स खून। ऐसा कैसे पॉसिबल था? इसका एक ही मतलब था कि जिसने भी ये कांड किया उसने सारों की जान लेने के बाद, ये किलर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था, वो सभी की जान लेने के बाद नीचे आया ग्राउंड फ्लोर पर, उस बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर गया, अपने हाथ पैर मुंह को धोया, जिसके बाद वो घर की किचन में गया और किचन में जो घर के पीछे जाने वाला रास्ता था उस दरवाजे को खोलकर यहाँ से गायब हो गया। इनफैक्ट उसको ये भी पता होगा उस टाइम पर कि मैगी उठ चुकी है और वो शोर भी मचा सकती है, लेकिन फिर भी उसको पकड़े जाने का कोई डर नहीं, वो अपने हाथ पैर मुंह नहा धोकर यहाँ से बाहर निकला। पुलिस वालों ने इस फैमिली के दुश्मनों को भी खंगालना शुरू किया, बट सरप्राइजिंगली पुलिस वालों के पास एक भी इनका दुश्मन नहीं
पुलिस वालों ने पूरे इलाके के अंदर पूछताछ करी कि इनको कौन हेट कर सकता है, इस कदर की हेट कर सकता है कि उनकी जान ही ले ले, बट एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला पुलिस वालों को, क्योंकि सभी यही कह रहे थे कि इस जैसा परिवार हमने नहीं देखा। बहुत ही शरीफ सा, बहुत ही मॉडेस्ट परिवार, अपने काम धंधे से मतलब रखने वाला और सबसे हंसकर बात करने वाला, इनके साथ ऐसा कुछ कोई क्यों ही करेगा। इसके अलावा पुलिस वालों ने केविन के दो सबसे खास दोस्त, एलेक जिसके साथ वो जर्मनी जाने वाला था स्कूल टूर पर, इसके अलावा केविन का ही एक और क्लासमेट वॉरेन, इन दोनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो केविन की हिस्ट्री खंगाल सके, क्योंकि इन दोनों से बढ़िया केविन को और कौन ही जान सकता है। बट सरप्राइजिंगली इन दोनों के पास भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे पुलिस वाले कुछ पता लगा सके। अगेन पुलिस वाले एक डेड एंड के ऊपर थे। इसके अलावा पुलिस वालों ने टॉम के ऑफिस में काम करने वाले उसके कलीग्स को भी खंगाला ताकि कुछ पता चल सके कि यहाँ क्या हुआ होगा। इनफैक्ट पुलिस वालों ने टॉम की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री खंगाली कि क्या कभी इसका किसी के साथ ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और 2 हफ्ते पहले एक नए एम्प्लॉय के साथ जिसको नई नई नौकरी मिली थी इसकी कंपनी में, उसके साथ टॉम का थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और टॉम ने कहा भी था कि अगर तुम सही से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बट जब पुलिस वालों ने उस एम्प्लॉय से, नए नवेले एम्प्लॉय से पूछताछ करी तो उसके पास सॉलिड एलाबाई, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे शहर में उस टाइम पर घूमने के लिए गया हुआ था। अगेन पुलिस वालों के हाथ खाली, अगेन वो डेड एंड के ऊपर थे। 15 मई का दिन आ चुका था, मतलब 3 दिन बीत चुके थे, अभी तक पुलिस वालों के पास कुछ भी नहीं था। और 15 मई की दोपहर के टाइम पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस वाले के पास एक कॉल आई नॉर्थ कैरोलिना से, और उसमें कहा कि हमने 2 लोगों को पकड़ा है जिनकी उम्र 20-22 साल के आसपास है। असल में दोनों बहुत रफ ड्राइविंग कर रहे थे हाईवे के ऊपर, और तब हमने इनको पुल ओवर किया, साइड में लगाया और इनकी गाड़ी की जांच करी। इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने मर्डर किया है पेंसिल्वेनिया के अंदर और वहीं से हम भागकर यहां आ रहे हैं। और जब इनकी गाड़ी की जांच करी तो इनकी गाड़ी से एक चाकू भी मिला जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। हो सकता है आपके किलर हो। 3 दिनों के अंदर पहली बार ऐसा फील हो रहा था पुलिस वालों को कि उनके हाथ कुछ लगा है और इन दोनों से हमें पूछताछ करनी चाहिए, क्या पता यही हमारे असली किलर्स हों। पुलिस वालों ने अपनी सारी केस की फाइल उठाई और सीधा नॉर्थ कैरोलिना गए इन दोनों से पूछताछ करने के लिए। बट इन दोनों से पूछताछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स पुलिस वालों को इस हेन्स फैमिली के घर से मिले थे वो ब्लडी फुटप्रिंट्स, उनके ऊपर जो शू साइज था वो तकरीबन 12 नंबर का था और उसने हश पपीज वाले शू पहने होंगे। बट ये जो 2 लोग पकड़े थे इनका शू साइज 9 नंबर का। ये सवाल ही नहीं उठता कि इन दोनों ने कुछ किया हो। ये जस्ट माल पीकर गाड़ी चला रहे थे और उस नशे में ही भंड होकर इन्होंने पुलिस वालों के सामने हक दिया और ऐसा ही प्रिटेंड किया कि इन्होंने मर्डर किया है। बट ऐसा कुछ नहीं था। अगेन पुलिस वालों के हाथ खाली, अगेन वो लोग डेड एंड के ऊपर थे। 1 हफ्ता बीत चुका था मर्डर्स हुए, लेकिन अभी तक पुलिस वाले जिस एंगल से खंगाल रहे थे उनको ये समझ आ चुका था कि वो गलत एंगल से खंगाल रहे हैं। हो सकता है जो भी किलर हो ये कोई इनके लिए स्ट्रेंजर ना हो, बल्कि इनके बहुत क्लोज मेंबर हो, कोई जो अच्छे से इनको जानता हो, इनके घर को जानता हो, इस परिवार को जानता हो। इनफैक्ट जो केविन के साथ किया गया, मैगी के छोटे भाई केविन के साथ जो किया गया वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि उसके गले के ऊपर इतने ज्यादा वार किए गए थे कि उसका गला आधा ऊपर से कटकर छोटे छोटे हिस्सों में आइड साइड में पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके चेहरे के ऊपर इतने ज्यादा चाकू मारे गए कि सारा चेहरा छनकर छलनी बन चुका था। सो पुलिस वाले अब इस ट्रैक के ऊपर थे कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना इन्हें जो इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हो, उसके घर के बारे में पता हो अच्छे से, उसके घर के मैप का पता हो, और ये भी पता हो कि हेन्स फैमिली कभी भी अपने घर को लॉक नहीं करती, जैसा कि यहाँ और भी परिवार जो जितने भी परिवार हैं यहाँ नहीं करते अपना घर रात को लॉक। 20 मई के दोपहर को इसी लैनकास्टर टाउन के एक बहुत बड़े चर्च के अंदर फाइनली इन पूरे के पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया जाना था। 1 हफ्ते तक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने अपने पास रखी, उसकी अच्छे से जांच करवाई। अब 20 तारीख को फाइनली इस पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया जाना था। पूरा हॉल, जो चर्च का हॉल था, वो खचाखच भरा हुआ। इनफैक्ट लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए पूरे हॉल से कुर्सियां निकलवा दी गई ताकि लोग आराम से खड़े हो सकें। और इस पूरी भीड़ के अंदर अब जितने भी चाहने वाले थे हेन्स परिवार के, वो सभी एक एक करके आते और इसी स्टेज के ऊपर अपने अपने शब्द बोलते इस परिवार के लिए, क्योंकि जो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते थे उनको पता था कि जो भी कुछ हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है। लोगों के अंदर बेशक गुस्सा था, लेकिन सभी बहुत प्यार से अपना अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन एलेक, केविन का सबसे अच्छा दोस्त एलेक, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी बाजुएं फोल्ड करी और फोल्ड करके सीधा स्टेज के ऊपर गया, माइक के आगे अपना भाषण देने लगा। वो इतनी ज़्यादा जोर से रो कर अपना गुस्सा निकाल रहा था कि हो सकता है किलर हमारी इस भीड़ के अंदर हो, वो हमें देख रहा हो सकता है वो अभी भी हमारे बीच में हो, और वो ये सारी बातें सुनकर अगर उसको कुछ भी थोड़ा बहुत फील हो तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आगे आओ और अपना जुर्म आकर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है उसकी सज़ा थोड़ी बहुत कम हो जाए। ये बात सुनकर जितने भी भीड़ वाले लोग थे, जितने भी यहाँ लोग आए हुए थे, सभी को रोना आ रहा था, क्योंकि एलेक को पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त केविन अब इस दुनिया में नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं है। एलेक रोते रोते उस स्टेज से उतरा
सभी लोग उसको गले लगा लगा कर शांत करने की कोशिश कर रहे थे, बट एलेक अभी भी चिल्लाता जा रहा था कि जितने भी लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है, ये भीड़ किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जब ये हेंस परिवार जिंदा था तब उनकी कद्र किसी ने नहीं करी और अब यहाँ पर अपने झूठे आंसू बहाने के लिए आए हुए हैं। 22 मई का दिन आ चुका था, मतलब 10 दिन बीत चुके थे अभी मर्डर्स हुए, लेकिन पुलिस वालों के पास अभी कोई सबूत नहीं था जिससे वो किसी को अरेस्ट कर सके। पुलिस वालों के अंदर ही अब लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि सभी अपना अलग अलग ओपिनियन रख रहे थे। इनफैक्ट पुलिस वाले अब मैगी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बेशक सभी को पता था कि मैगी ने ये सारा काम नहीं किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है मैगी अपने अंदर कुछ ऐसा दबा कर बैठी हो जिससे उनको कुछ क्लू मिल सके और वो पुलिस वाले इस केस को कहीं आगे बढ़ा सके। सो पुलिस वालों ने दोबारा से मैगी को अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाया और दोबारा से उससे सवाल जवाब करने लगे। मैगी ने एक एक करके सबका जवाब देना भी शुरू किया, बट जिस टाइम पर वो इस इंसिडेंट पर पहुंची कि उसको वो आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद वो चप्पल पहनकर दरवाजा खोलकर मेन हॉलवे में गई और वो वापस अब डर कर अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। उसको उस टाइम पर खून की स्मेल आई थी और उसी से वो डर कर वापिस अंदर आई थी। बट दोबारा से जब वो अपने कमरे से बाहर गई और सीधा भागते हुए अपने माता पिता के कमरे में गई, उस टाइम पर उसको ब्लड कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन खून की स्मेल आ रही थी। दूसरी बात, जब वो अपने माता पिता के कमरे में गई थी उस टाइम पर उसके पिता सो नहीं रहे थे जब जैसा कि उसको लग रहा था, बल्कि उस टाइम पर उसके पिता डेड थे, वो मर चुके थे। दूसरी तरफ उसकी माँ जो बेड के किनारे के ऊपर बैठी हुई थी, और जब लीजा ने धीरे से अपना सिर उठाया और मैगी को देखकर कहा जाओ बाहर जाकर मदद मांगो, उस टाइम पर उसकी माँ कुछ ही मिनटों में मरने वाली थी, क्योंकि हमला हो चुका था लीजा के ऊपर उस टाइम पर और वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, बेड के ऊपर बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस कमरे से बाहर निकल सके। लेकिन मैगी ने ये सब देखा ही नहीं कि उनके माता पिता के ऊपर हमला हो चुका है। वो जस्ट मदद लेने के लिए बाहर की तरफ चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसको कोई ब्लड स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखे लीजा या फिर टॉम के ऊपर? या फिर उसने अपनी माता से पूछने की कोशिश नहीं करी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, कौन हमारे घर में घुसा हुआ है और वो आवाज़ें कैसी आ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उसने। जिसके बाद मैगी ने कहा कि जब मुझे पता चला मेरे पिता, मेरी माता और मेरा भाई मर चुका है, तब मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाकर हमारे चर्च के फादर को कॉल किया और उनसे बस यही पूछा कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कोई क्यों ही हमारे साथ ऐसा करना चाहेगा और भगवान ने ऐसा कुछ होने ही क्यों दिया। जब ये सारे सवालों का जवाब देकर मैगी इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, उस टाइम पर इस केस के मेन इन्वेस्टिगेटर वो दो बातों के लिए कन्विंस हो चुके थे। पहली बात, मैगी का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं है, लिटरली उसका दूर दूर तक इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैगी ने उनको सब कुछ बता दिया है, उसके पास अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हमें ही करना है जो भी कुछ करना है। बट यहाँ सिर्फ मैगी ही परेशान नहीं थी अपने परिवार के खत्म होने से, बल्कि यहाँ कोई और भी था जो कि बहुत दिनों से रो रहा था इस पूरे परिवार के चले जाने से, और वो था एलेक, केविन का सबसे अच्छा दोस्त एलेक। क्योंकि जिस टाइम पर उसको पता लगा था कि केविन और उसके माता पिता का मर्डर हो चुका है, उस दिन से ही एलेक अपने कमरे से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया और अंदर बैठकर सारा सारा दिन रोता रहता, अपने माता पिता के आगे बार बार बोलता रहता कि भगवान ने उनके साथ ऐसा कुछ क्यों किया। सो उसके माता पिता को भी लगा कि उनका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। बट 20 तारीख को जब वो इनका अंतिम संस्कार किया और वो हॉल में गया, वहां जाकर अपना गुस्सा दिखाया स्टेज के ऊपर जाकर कि हो सकता है यहीं पर हो वो किलर और वो हमारे सामने नहीं आ रहा, या फिर जितनी भी भीड़ आई हुई है ये सारे हिपोक्रेट्स हैं, यहाँ सिर्फ ये झूठे आंसू बहाने के लिए आए हुए हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं। जब ये फैमिली जिंदा थी इनके लिए कभी भी कुछ खास नहीं किया, अब यहाँ पर क्यों आए हो? ये सारी बातें बोलने वाला एलेक वो अपने घर के अंदर बंद हो चुका था। 5 जून 2007 का दिन आ चुका था, मतलब कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम बीत चुका था इस परिवार के मर्डर को। 5 जून की दोपहर के टाइम पर एलेक, जो कि अपने घर पर ही अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने अपना मोबाइल उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलिन को फोन किया और उसके सामने फोन पर बोलने लगा कि उसका अब जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा अपने दोस्त केविन के बिना, और वो अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ये बात कैरोलिन ने सुनी, उसने तुरंत भागकर अपनी माँ को जाकर ये बातें बताई कि उसका दोस्त अभी कॉल के ऊपर है और वो बार बार ऐसी बातें बोल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ ने इन बातों को सीरियस लिया और तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर सीधा एलेक के घर पर गई, जाकर उसकी माँ से बात करी कि एलेक को जाकर संभालो, वो बार बार ऐसी बातें बोल रहा है कैरोलिन को, और कैरोलिन बहुत ज्यादा डर रही है। एलेक की माँ ने जाकर एलेक का दरवाजा खटखटाया, बट उसने दरवाजा नहीं खोला। सो तुरंत एलेक की माँ ने 911 डायल किया, पुलिस वालों को मौके पर बुलाया। पुलिस वालों ने वो दरवाजा तोड़ा, एलेक को बाहर निकाला और उसको शांत करने लगे। एलेक बार बार फूट फूट कर रो रहा है पुलिस वालों के आगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है इस जिंदगी में, मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार खत्म हो चुका है, मुझे जिंदा नहीं रहना। पुलिस वालों ने एलेक को अपनी गाड़ी में बिठाया, सीधा पुलिस स्टेशन लेकर गए उसको शांत करने के लिए, ताकि वो कुछ भी गलत कदम ना उठा
डाले, जिसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया 1 हफ्ते के लिए सेशन के लिए, ताकि डॉक्टर्स उसको प्रिपेयर कर सकें दोबारा से जिंदगी में सेटल होने के लिए। इस 1 हफ्ते के अंदर वो किसी से भी मिलने वाला नहीं था, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स से भी नहीं। सो 12 जून का दिन आ चुका था। अब फाइनली एलेक को इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना था। उसके माता पिता एलेक को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ कैरोलिन भी आई थी, जी हाँ, एलेक की गर्लफ्रेंड। और जैसे इन तीनों ने मिलकर एलेक को देखा, एलेक सीधा भाग कर आया, कैरोलिन को गले लगने लगा। बट कैरोलिन ने थोड़ा सा उसको दूरी बनाने के लिए कहा कि ठीक है, थोड़ा दूर रहो। ये बात एलेक को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको दूर क्यों भगा रही है। बट फिर भी एलेक के माता पिता ने एलेक से बातें करनी शुरू करी, लेकिन बार बार एलेक का ध्यान कैरोलिन की तरफ ही था। वो बार बार उसको हक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सो इस चीज़ से परेशान होकर कैरोलिन ने कह दिया कि देखो, बेशक हम रिलेशनशिप के अंदर हैं, लेकिन ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहती हूँ। ये सब फिजिकल रिलेशन वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। अब जैसे ये बात एलेक ने सुनी, वो और ज्यादा गंदे तरीके से फूट फूट कर वहीं पर रोने लग गया कि देखो, तुम मेरे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा, मैं किसके पास जाऊं। एलेक ने वहीं खड़े डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज इन सभी को इस कमरे से बाहर भेज दीजिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सो डॉक्टर ने पूरे परिवार को इंक्लूडिंग कैरोलिन उनको इस कमरे से बाहर भेजा। खुद अब डॉक्टर अकेले में इस एलेक से बात करने वाले थे। और जो एलेक ने बताया, हेन्स फैमिली के मर्डर केस को पूरे देश के अंदर खोल कर रख दिया। लिटरली ये सच में बहुत बहुत ज्यादा ब्रूटल था। सो अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक रिक्रिएशन था एक थ्योरी के ऊपर कि यहाँ ये हुआ होगा इस परिवार के साथ। सो तकरीबन 1 महीने पहले 12 मई 2007 की रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास ये किलर, उसने अपने काले कपड़े वगैरह पहने ताकि वो किसी के आगे भी स्पॉट ना हो सके। उसने अपने एक हाथ में एक चाकू रखा बड़ा सारा और दूसरे हाथ में एक टॉर्च रखी। वो सीधा अपने घर से निकलकर इस हेन्स फैमिली के घर पर गया। उसको पता था अच्छे से कि यहाँ कोई भी परिवार अपना घर का मेन डोर लॉक नहीं करता। उसको अच्छे से पता था कि दरवाजा खुला होगा। सो चुपके से वो उस मेन दरवाजे पर गया, दरवाजे को खोला, अंदर गया, दरवाजे को वापस बंद किया। इसके बाद उसने सीढ़ियाँ चढ़ी और चढ़कर सीधा सबसे पहले टॉम और लीजा के कमरे में गया, यानी कि पेरेंट्स के कमरे में गया। और वहाँ उसने देखा कि टॉम और लीजा आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं। वो बेड के जस्ट साइड में आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी टॉर्च को वहीं पर बंद किया, अपनी साइड वाली पॉकेट में रखा, दूसरी पॉकेट में रखा हुआ चाकू निकाला और नीचे टॉम हेन्स जो सो रहे थे उनकी छाती के अंदर उसने सबसे पहले एक वार किया। और उस वार से टॉम हेन्स की नींद खुली। और उसने जैसे ही ऊपर अपने किलर को देखा होगा, जिसने अपना पूरा मुंह ढका हुआ है, काले कपड़े पहने हुए हैं, वो इतने ज़्यादा शॉक में आ गए। जबकि उनके किलर ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, चाकू बाहर निकाला और दोबारा से एक और चाकू देकर मारा टॉम हेन्स की छाती के अंदर। और टॉम हेन्स जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में थे, उन्होंने शॉक के अंदर ही अपनी जान दे दी। बट ये सारी खटपट जो भी हो रही थी, यहाँ पर चाकू लगने की आवाज़ साइड में सो रही लीजा हेन्स ने सुनी। सो इससे पहले कि लीजा हेन्स शोर मचाए, ये किलर उस चाकू को निकालकर बेड से घूमकर दूसरी तरफ आया और लीजा के गले पर भी वार करने लगा। और इतने वार किए कि वो सारा का सारा गद्दा जिसके ऊपर ये सो रहे थे टॉम और लीजा, वो सारा गद्दा खून से भर चुका था। बट लीजा अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद फाइनली ये किलर उस चाकू को लेकर इस कमरे से बाहर निकला और सीधा केविन हेन्स के कमरे में गया। केविन हेन्स जो कि इस टाइम पर अब गहरी नींद में था। सो किलर ने अपना चाकू दोबारा से केविन हेन्स के गले के ऊपर मारना शुरू किया। बट इन बिटवीन केविन हेन्स की नींद खुली और उसने अपने किलर के साथ बेड के ऊपर लेटे लेटे ही फाइट बैक की। वो किलर ऊपर से चाकू मारने की कोशिश कर रहा होगा, बट केविन हेन्स ने उसे किसी तरीके से रोक लिया, उसको मुक्के वगैरह मारे। चिल्लाने लगा केविन हेन्स और यही चिल्लाहट साइड में सो रही दूसरे कमरे में मैगी हेन्स ने सुनी। मैगी ने जैसे चिल्लाहट सुनी, वो अपने बेड से उतरी, कमरे से बाहर आई और जैसे उसने देखा कि ये चिल्लाहटें उसके भाई के कमरे से आ रही हैं, वो डर कर वापस अपने कमरे में गई। दोबारा से उसने हिम्मत जुटाई और सीधा भागते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे में गई, जहां उसकी माँ अब बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी। वो बेड के किनारे के ऊपर बैठी हुई थी। बट उसकी माँ लीजा ने मैगी से कहा कि जाओ बाहर जाकर हेल्प लेके आओ। इस टाइम पर केविन हेन्स अपने किलर के साथ लड़ रहा था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तीनों की जान लेने के बाद किलर सीढ़ियों से नीचे उतरा, नीचे वाले वॉशरूम में गया अपने हाथ पैर धोकर, क्योंकि उसको ये अंदाजा था कि कोई ना कोई घर में जाग गया है। बट फिर भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी। हाथ पैर धोकर किचन वाले रास्ते से दरवाजा खोलकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। ये पूरा इंसिडेंट एलेक ने उस डॉक्टर के सामने रखा और अपना जो हॉरेंडस सीक्रेट था वो सारा खुल चुका था। उसके अंदर का जो रिग्रेट था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे उसका घड़ा फूट गया। अब उसको कहीं ना कहीं तो बाहर बिखरना ही था और वो डॉक्टर के सामने बिखरा। एलेक अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसके साथ थी, बट उसने भी अब रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने से उसे मना कर दिया। वो और ज्यादा अंदर से टूटा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिश करी, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि कैरोलिन ने उसकी मदद कर दी थी। एंड फाइनली हेन्स फैमिली का मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक खुद था। जी हाँ, केविन का बेस्ट फ्रेंड
जिसके साथ केविन पूरा दिन स्कूल के अंदर टाइम स्पेंड किया करता था। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न था? जब पुलिस वालों ने उससे उसकी कन्फेशन ली तो उसने सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने उससे रीज़न पूछा तो उसने कहा कि एलेक, जो कि उसके साथ स्कूल में हर टाइम रहा करता, और जब भी हम लंच ब्रेक में खाना खाने के लिए बैठते तो खाना खाते खाते केविन मुंह से बहुत आवाज़ें कर रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगा। मैंने काफ़ी बार केविन को समझाया कि केविन, थोड़ा मुंह को बंद करके खाना खाया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। बट केविन ने इसकी बात को इग्नोर किया। इसी बात पर एलेक को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने फाइनली केविन को ख़त्म करने की प्लानिंग करी। जिस रात ये तीनों मर्डर्स हुए उस रात एलेक सिर्फ केविन का ही मर्डर करने के लिए इस घर के अंदर घुसा था। अभी तक उसका कोई प्लान नहीं था पूरे परिवार को खत्म करने का, बट जैसे वो अंदर घुसा उसको सबसे पहला कमरा केविन के माता पिता का दिखा, टॉम और लिजा का, और उसने वहाँ पर सबसे पहले कांड बिठाया, फिर केविन के साथ बिठाया। केविन के साथ इतनी ब्रूटैलिटी इसलिए क्योंकि उसको केविन के ऊपर गुस्सा था। वो खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ें निकालता था। पुलिस वालों को एलेक के घर से वो चाकू भी मिला जिससे उसने सारा कांड किया था। जूते भी मिले जिसको पहनकर वो एक कांड करने गया था। उसके फुटप्रिंट एग्जैक्टली मैच हुए जो ब्लडी फुटप्रिंट्स वहाँ पर मिले थे। इसके अलावा पुलिस वालों को एलेक के कमरे से एक नोट भी मिला जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि अलेक्जेंडर, जो कि एलेक का पूरा नाम था, अलेक्जेंडर वॉज बॉर्न एग्जैक्टली ऑन 12 of May 2007 3:30 AM। मतलब कि एलेक का दोबारा जन्म हुआ 3:30 बजे रात को 12 मई 2007 के दिन, वो मर्डर्स करने के बाद। एलेक को कोर्ट के अंदर भी पेश किया गया और उसको 3 टाइम लाइफ सेंटेंसेस मिली, मतलब कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। बट 2014 में उसकी रिग्रेट दोबारा से जागा और 2014 में ही उसने जेल के अंदर रहते हुए खुद को खत्म कर लिया। सो आज की थी ये स्टोरी। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बेस्ट फ्रेंड जो सारा दिन आपके साथ रहता है वही आपके साथ और आपके परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर। ये कोई रीज़न नहीं था, ये कोई मर्डर मोटिव समझ में ही नहीं आया, या आखिर था क्या? जो भी था बहुत बड़ी बसर थी। खैर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना। वहीं पर ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है जिसके अंदर मैं किसी भी केस से रिलेटेड बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पाइथो नॉन स्ट्रीट्स को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।